नमस्कार व्यूअर्स। आज हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस का अर्धन डैम का एक और पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्धन डैम बाय स्लिप सर्कल मेथड। सो पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आज का जो टॉपिक है, उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसको भी मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा हो, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ आप लोगों के लिए जल्द से जल्द और भी ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो हम एक न्यूमेरिकल के सहारे ही, जैसे कि हम लोग पिछले सारे वीडियोस अर्धन डैम के जो भी हमारा लास्ट वीडियोस था वो अप्रॉक्सीमेट मेथड के ऊपर था, उसमें हम देखते आए हैं कि हम न्यूमेरिकल लेके पर्टिकुलर उसमें डिफरेंट डिफरेंट हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो फैक्टर्स है उसको हम लोग निकालते हैं। तो वैसे ही हम स्लिप सर्कल मेथड में भी एक न्यूमेरिकल के सहारे ही हम स्लिप सर्कल मेथड को भी समझेंगे आज। ओके, सो लेट्स बिगिन। फिर से मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ये रहा मेरा क्वेश्चन आज का, स्टेबिलिटी एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ स्लिप सर्कल मेथड हम इसको निकालेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन आप मेरे पिछले वीडियोस को जिन्होंने भी फॉलो किया है आर्टन डैम के स्टेबिलिटी एनालिसिस के ऊपर, तो यही क्वेश्चन के सहारे हमने डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर, जो स्टेबिलिटी एनालिसिस का डिफरेंट फैक्टर है ना, उस सबको मैं शेयर बोल लीजिए या फिर डिफरेंट जितने भी है, अब सडन फेलियर ड्रॉ डाउन की वजह से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, जो अप्रोक्सीमेट मेथड था पिछले जो 4 वीडियोस था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, अर्धन डैम का स्टेबिलिटी एनालिसिस, तो ये इस क्वेश्चन के ऊपर ही चला है। तो आज भी मैं इस क्वेश्चन के ऊपर ही हम स्लिप सर्कल मेथड के सहारे भी समझेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्धन डैम निकालते हैं। तो इससे क्या है, आप लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए कि स्लिप सर्कल मेथड से क्या रिजल्ट निकाल रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हम लोग को निकालना पड़ रहा है, और अप्रोक्सीमेट मेथड से जो पिछले मेरे वीडियोस में है उससे हम कैसे कैसे निकालते हैं, इसका आप डिफरेंस इजीली समझ पाएंगे। सो पहले हम इसके लिए हम कुछ ये मेरा पिछले वीडियोस का भी ये जो हम लोग का डायग्राम था, इसमें हमने फेरेटिक लाइन, ये हमारा फेरेटिक लाइन शो करता है ना, ये जो फेरेटिक लाइन है ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, ये ए बी, बी से ये जो सी तक की ये जो फेरेटिक लाइन है। ओके, फेरेटिक लाइन कैसे निकलता है, तो ये सब तो मेरे वीडियोस में ऑलरेडी है। तो ये डायग्राम था। सो स्लीप सर्कल शुरू करने से पहले उसके लिए कुछ जो फैक्टर्स जो एकदम मन जानना कंपलसरी ही है, जिससे कि हम लोग का जो स्लीप सर्कल मेथड है वो जानने के लिए, समझने के लिए हमको आसानी हो। इट वुड बी for us to understand the slip circle method by these points. Okay, so first discuss this point. So first point, fall of earthen dam, earthen embankment is basically due to क्या कि स्लाइडिंग ऑफ लार्ज सॉइल मास। हम देख सकते हैं कि जैसे कि जिन्होंने भी हिली एरियाज माउंटेन्स वगैरह में ट्रेवल किया हो, तो हम आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब यहाँ में कुछ स्लाइड होता है, तो तब क्या होता है कि एक जो कर्व है या फिर पार्ट है वो कर्व शेप का ही क्या होता है, सडन फॉल होता है। वही हमारा अर्दन डैम में भी है, ये एक लाइक दिस इज आवर ह्यूज स्ट्रक्चर अर्दन डैम का। इसमें क्या होगा, फेलियर होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो स्लिप में मार्क करना चाहूंगी, ये जो सर्कल का एक पार्ट है, ये आर्क है, ये है हमारा स्लिप सर्कल आर्क। ओके, जो हमारा फेलियर है अर्दन डैम का इस पोर्शन में होगा, इस ये आर्च आर्क के पोर्शन में। तो इसीलिए बोला गया है कि द स्लाइडिंग ऑफ लार्ज सॉइल मास अलोंग अ कर्व्ड सरफेस, ये एक हमारा कर्व्ड सरफेस हुआ, ये ए से बी तक के। आप डायग्राम फॉलो करेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट बोला है कि ये जो हमारा कर्व ही फेलियर है, तो हम तो देख सकते हैं माउंटेन्स वगैरह रीजन में भी एक कर्व के शेप में, कि हम जब माउंटेन्स में ट्रेवल करते हैं तो माउंटेन का जब लैंडस्लाइड या फिर इसमें जब फेलियर होता है, कुछ एक पार्ट जब
फेलियर होता है, रास्ते वगैरह में पड़े रहता है, तो हम देखते हैं एक कर्व शेप का या फिर कुछ माउंटेन्स में खुरदुरा टाइप का ये जो गिरता है, ये क्या होता है, एक कर्व शेप का होता है। वैसे ही अर्देन डैम में भी मैं जस्ट इसको कोरिलेट करना चाहूंगी कि अर्देन डैम में भी ऐसे ही कर्व शेप का हमारा फेलियर होता है। ये क्या है, फर्स्ट हमने स्वीडन के कुछ साइंटिस्ट ने स्वीडन में इसको ऑब्जर्व किया गया था। तो इसलिए इस एनालिसिस को जब हम निकालते हैं, ये स्वीडन में निकाला गया है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड, या फिर इसको स्लिप सर्कल मेथड को स्लाइसेस मेथड भी बोला जाता है। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बढ़ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑल्सो नोन एज स्लिप सर्कल मेथड। सो चार ठो ऑप्शन देगा, उसमें से स्वीडिश स्लिप सर्कल भी हो सकता है, स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड भी हो सकता है, या फिर स्लाइसेस मेथड भी हो सकता है। तो आप इसको जरूर पॉइंट आउट करके रखिए कि स्लिप सर्कल मेथड का दूसरा और दो नाम भी होते हैं, एक है स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड और एक होता है स्लाइसेस मेथड। ओके, स्लाइसेस मेथड स्वीडिश तो समझ में आया कि हाँ स्वीडन में पहले ऑब्जर्व किया है, तो इस मेथड को स्वीडन में पहले ऑब्जर्व करके इसको डिराइव किया गया था, इस वजह से स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड आया। अब स्लाइसेस मेथड इसको क्यों कहते हैं, उसको भी मैं अभी डिटेलिंग करूंगी। सो द थर्ड पॉइंट इज, उससे पहले थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, द मेथड एज्यूम्स द कंडीशन ऑफ फेलियर अलोंग अ सिलिंड्रिकल आर्क। ये जो हमने सिलेंडर देखा है, सो ये जो टोटल डैम बॉडी है ना, ये तो हम इसका क्या है, एक फ्रंट व्यू देख रहे हैं ये डैम का, ये फ्रंट व्यू बोल लीजिए या फिर साइड एलिवेशन, ये हम देख रहे हैं, ठीक है, डैम का। सो ये जो डैम है ऐसे लेंथ वाइज ये इधर पूरा चला है, तो यहाँ क्या है, एक सिलेंडर के जैसे फेलियर है। ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल ऐसे ही ये लंबा इधर भी चला है बैक साइड में। सो ये बैक साइड हम देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक सिलेंडर के शेप का है, तो इसके लिए इसको सिलिंड्रिकल आर्क शेप का भी कंडीशन बोलते हैं कि ये जो मेथड का कंडीशन ऑफ फेलियर है, ये क्या है, सिलिंड्रिकल आर्क के शेप का। ओके, सो ये आर्क क्या है, पर्टिकुलर हमने तो बोल दिया कि कर्व्ड आर्क, आर्क के शेप में जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो आर्च है, ये कर्व्ड सरफेस ऐसा है फेलियर हमारा। तो ये पर्टिकुलर कौन से शेप का है, शेप पूछने से सिलिंड्रिकल आर्क। ओके, ये सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा सिलिंड्रिकल आर्क। मैं जो मेन मेन पॉइंट है जिसको हमको मेमोराइज करना है वो मैं मार्क कर दे रही हूँ ना। था थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द अर्थ मास इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ वर्टिकल सेगमेंट्स। अब ये जो हमारा कर्व पोर्शन हुआ ना, ये कर्व पोर्शन, ये स्लिप सर्कल का ये जो मास है, इसको हम लोगों ने, हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, देखिए 1 लिखा है, 1 2 3 4 5। सो ये जो कर्व्ड है ना, इसको नंबर ऑफ पार्ट्स, ये स्लाइसेस में डिवाइड किया गया है। ये स्लाइसेस में डिवाइड करने की वजह से ही इसका नाम आया स्लाइसेस मेथड, द स्लाइसेस मेथड। ओके, नो, सो दिस वर्टिकल्स आर यूजुअली इक्वली स्पेस्ड। ये वर्टिकल आर यूजुअली इक्वली स्पेस्ड होता है, ये जो 1 2 3 4 मतलब इसका जो इंटरवल होता है इनके बीच का, ये गैप सेम होता है, बट नेसेसरी नहीं है कि हमेशा सेम ही हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी डिजायर्ड, 6 से 12 स्लाइसेस आर जनरली सफिशिएंट। माने ये जो स्लाइसेस है ना, नंबरिंग है ना, 1 2 3 4 5 या 5 दिखाया गया है। सो ये जो कर्व का ये जो स्लाइसेस है, ये जनरली 6 to 12 है। 6 to 12 स्लाइसेस में हम इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड और एक्यूरेसी। जितना छोटा स्लाइसेस उतने ही एक्यूरेट वैल्यू ये स्लाइसेस का, हर एक स्लाइसेस का हम वेट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए निकलता है। और ये जो स्लाइसेस है, ये जो पर्टिकुलर एक एक स्लाइसेस है, इसका हम देख सकते हैं, इसका ये वेट होगा, ये फर्स्ट स्लाइस हुआ, ये सेकंड स्लाइस हुआ, तो इसका वेट एक डाउनवर्ड कंपोनेंट ऐड करेगा। सो ये डाउनवर्ड के, चूंकि ये स्लाइसेस क्या हुआ, ये एक कर्व्ड पोर्शन है, ये ऐसा कर्व्ड पोर्शन हुआ, तो ये जो वेट होगा ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा इस कर्व्ड पोर्शन होने की वजह से। ठीक है, ये जो कर्व्ड पोर्शन होने की वजह से इसका एरिया, ये वेट जो है हमारा दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। एक होगा हमारा क्या, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और एक होगा नॉर्मल कंपोनेंट। ये यहाँ दिखाया गया है, ये मैं सर्कल कर रही हूँ, ये नॉर्मल कंपोनेंट को n से रिप्रेजेंट किया गया है और टेंजेंशियल कंपोनेंट को t। अगर इसका डायरेक्शन n ऐसा है, t ऐसा है, तो फिर इस दोनों को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसका अगर अपोजिट साइन हो गया t इस साइड, ये तो हम जानते हैं, या फिर n अपवर्ड, तो डेफिनेटली उसको फिर हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव कंपोनेंट। ओके, फिर अब नेक्स्ट आते हैं, तो ये हमारा डायग्राम तो समझ में आया।
अब इस डायग्राम में एक बात रह जाता है कि ये जो स्लिप सर्कल है, हमारा जो ये कर्व है, वो कैसे मिलता है? ये जो कर्वेचर है, इसका सेंटर O आया, O से हम देख सकते हैं कि एक रेडियस R है। सो O को सेंटर मानते हुए हम एक क्या करेंगे, यहाँ एक कर्व ड्रॉ करेंगे, तब जाके बात बनती है कि हाँ, भाई O हमारे को हमको सेंटर पता है, O का पोजीशन पता है, R एक सो एंड सो रेडियस है, तो उससे हम लोग यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ओ को सेंटर मानते हुए आर रेडियस से तो हम एक आर्क खींचेंगे, तो ये होगा आर्क ए बी। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं स्लिप सर्कल। तो मतलब क्या होगा, जो फेलियर होगा ना ऐसे कर्व में होगा, मतलब यहाँ का जो सॉइल है, ये वाला जो सॉइल है नीचे धस जाएगा। ओके, मतलब अर्दन अर्दन डैम का जो अर्दन पोर्शन है, ये वाला नीचे क्या होगा, स्लाइड डाउन कर जाएगा। तो ये है फेलियर। तो इसी का हमको स्टेबिलिटी एनालिसिस निकालना है। तो जिस तो पूरा समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, अभी हमको रह ही जाता है बात की हमको सेंटर, इस स्लिप सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं और इसका रेडियस। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सर्कल में जाएंगे। ये लोकस ऑफ ये क्रिटिकल सर्कल फॉर डाउनस्ट्रीम स्लोप, ये लोकस सेंटर कैसे निकालेंगे? ये जो सेंटर ऑफ स्लिप सर्कल है, ये सेंटर हम कहीं भी ले सकते हैं। तो ये जो लोकस है, इसको कैसे निकालेंगे? ये जो पी पॉइंट है, मेन हमको यहाँ पे पी पॉइंट, उसके लिए हमको क्या करना है, पी और क्यू, हम मैं एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताते जा रही हूँ। आप लोग प्लीज इसको मार्क कर सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे वीडियो को चाहेंगे तो 2-3 बार देख के, सो इससे आपको समझने में और ज़्यादा ईज़ी होगा स्लिप सर्कल मेथड। ये दिखने में बड़ा लगता है, बट मतलब समझने के बाद ये बहुत ईज़ी है। अप्रॉक्सिमेट मेथड में बहुत लेंथी कैलकुलेशन चलता है। बहुत सारा वीडियो मेरा पार्ट 8 तक, ए से डी तक के स्टेबिलिटी एनालिसिस का चला है, वो अप्रॉक्सिमेट मेथड था। बट ये स्लिप सर्कल मेथड ये इज़िली जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो पी और क्यू हमको मेन निकालना है। सो पी और क्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो चले हम Q निकाल लेते हैं। तो Q क्या होता है, 4.5 टाइम्स। ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये जो स्वीडन के जितने भी साइंटिस्ट है ना, इन्होंने कैलकुलेशन करके, ये सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इन्होंने ऑब्जर्व करके ये सारे फॉर्मूला को निकाला है। ओके, सो कैसे निकाला है, क्यों निकाला है, वो उनका कंडीशंस है, बट ये हमको ये फॉर्मूला मिल गया है। तो हम इसको देखेंगे कि कितना निकला है, कि 4.5 एच है। 4.5 एच कहाँ से, ना टो से। टो से कितने डिस्टेंस पे होता है क्यू, 4.5 एच। ये हो गया एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस कितना है, टो के एज डिस्टेंस नीचे। एज क्या होता है, हमारा डैम का एक्चुअल हाइट। ओके, हाइट ऑफ डैम। ओके, जो हमारा क्वेश्चन में क्या था, हाइट ऑफ डैम, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये आरएल दिया था 200, और ये वाला नीचे का आरएल दिया था, ये रहा 178। ओके, 178 था, ये वाला 178। तो हमारा हाइट ऑफ डैम कितना आ गया था, एच इज इक्वल टू 22 मीटर था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो ये हमारा हाइट ऑफ डैम हो गया एच। तो क्यू का पॉइंट क्या होगा, क्यू का एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स होगा 4.5 टाइम्स ऑफ एच फ्रॉम टो, और वाई एक्सिस क्या होगा, एज डिस्टेंस, कैपिटल एच, यानी हाइट ऑफ डैम फ्रॉम टो, ये जो टो पॉइंट है, ठीक है, बिलो द डैम। ओके, बिलो द फाउंडेशन ऑफ डैम। ओके, उसके बाद फिर हम अब पी निकालेंगे। पी के लिए क्या चाहिए हमको, हम डायग्राम में देख सकते हैं। पी के लिए हमको चाहिए अल्फा 1 और अल्फा 2। पी के लिए हमको चाहिए, ये रहा अल्फा 1, मैं मार्क करूंगी छोटे छोटे, क्योंकि ये थोड़े छोटे हो गए हैं, छोटे छोटे मार्किंग से, इसलिए मैं मार्क कर रही हूँ। ये हो गया अल्फा 1, और अल्फा 2 को मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ। ये हो गया हमारा अल्फा 2। अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू कहाँ से मिलती है, उसके लिए हमको डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट कुछ कर नहीं सकते हैं, इसके लिए कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर क्वेश्चन में जनरली गिवन नहीं होता है, इसको हमको बाय हार्ट बाय डिफॉल्ट रखना ही पड़ेगा। क्या ना, इतना स्लोप के लिए अगर स्लोप हमारा 1:1 है, ये स्लोप, यानी मैं बोलूंगी अब ये वाला मैं मार्क कर रही हूँ। हाँ, डिफरेंट कलर के पेन से मैं मार्क कर रही हूँ, पिंक कलर के पेन से। ये रहा 1:1, मैं लिख दी यहाँ 1:1 अगर हुआ, तो हमारा अल्फा 1 कितना होगा, 27.5। ये रेड कलर का जो सर्कल है, ये वाला अल्फा 1, और अल्फा 2 ग्रीन कलर का जो सर्कल है डायग्राम में, ये फर्स्ट डायग्राम में ए में, वो होगा 37। वैसे ही सिमिलरली अगर स्लोप हुआ 2:1, अब हम डायग्राम में देख सकते हैं हमारा स्लोप कितना दिया हुआ था, ये देखिए मैं मार्क कर रही हूँ 2:1।
ओके, हमारा डाउनस्ट्रीम पोर्शन के लिए स्टेबिलिटी एनालिसिस देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो डाउनस्ट्रीम के लिए क्या हुआ गया, हमारा स्लोप कितना है 2:1। तो 2:1 के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 कितना है, 2:1 के लिए अल्फा 1 है 25 और अल्फा 2 है 30। तो हमको यहाँ से अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और वैसे ही हमारा सिमिलरली अपस्ट्रीम में कितना स्लोप है, ये देखिए अपस्ट्रीम में हमारा स्लोप है 3:1। 3:1 के लिए कितना है अल्फा 1 और अल्फा 2। अगर अपस्ट्रीम का हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस बाय स्लिप सर्कल मेथड निकालते हैं तो वो हो गया 3:1 के लिए हो गया अल्फा 1 25 और अल्फा 2 भी होता है 35, यानी 2:1 स्लोप और 3:1 स्लोप के लिए अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू सेम ही रहती है। इवन हम देख सकते हैं, अगर आप लोग फॉलो करें 2:1 3:1 और 4:1, इस तीनों के लिए अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू 25 और 35 ही है। और इवन 5:1 के लिए भी ओके, चार वैल्यू तो इक्वल हो गए। सिर्फ 1:1 के लिए अल्फा 1 की और अल्फा 2 की वैल्यू अलग है। तो ये वाला कॉलम हमको, ये जो रेशियो है, ये स्लोप है, ये याद रखना, मेमोराइज करना, ये बहुत ही आसान हो गया। ओके, ये बहुत ही आसान है। ओके, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, ये सब तो समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ से क्यू की वैल्यू तो मिल गई, क्यू की वैल्यू मिल गई। अब क्यू की वैल्यू मिलने के बाद मैंने क्या बोला, पी की वैल्यू चाहिए। पी की वैल्यू निकालने के लिए हमने अल्फा 1 ड्रॉ कर लिया, अल्फा 1 ड्रॉ कर लिया। अल्फा 1 ये स्लोप के ऊपर रख के प्रोटेक्टर अल्फा 1 की जितनी वैल्यू है प्रोटेक्टर रख के आप ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और अल्फा 2 की वैल्यू, ये जो डैम का जो टॉप मोस्ट लाइन है ना, ये हम देख सकते हैं, ये डैम का जो टॉप मोस्ट लाइन है वहां पे रख के प्रोटेक्टर आप क्या करेंगे, अल्फा 2 जो है 35 डिग्री, वो वाला लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और ये दोनों जो लाइन अल्फा 1 और अल्फा 2 जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो पॉइंट होता है पी। तो यहाँ से हमको पी की वैल्यू मिल गई। और क्यू का तो कोऑर्डिनेट हमको पता ही था, एक्स और वाई। एक्स कोऑर्डिनेट है 4.5 जो कि साइंटिस्ट स्वीडन के साइंटिस्ट ने निकाला है। और वाई का जो वैल्यू है वो क्या है, एच, डिस्टेंस फ्रॉम द टो, ओके, बिलो द फाउंडेशन ऑफ डैम। तो क्यू, पी और क्यू की फाउंडेशन, पी और क्यू की कोऑर्डिनेट मिल गई। अब ये जो पी और क्यू की जो कोऑर्डिनेट मिल गया है ना, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, पी और क्यू लाइन को ज्वाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से पी और क्यू लाइन को ज्वाइन किया गया है। ये लाइन को ज्वाइन करते हुए इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लिए। अब इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आप लेंगे, जो भी पॉइंट आप लेंगे वो होगा स्लिप सर्कल का सेंटर पॉइंट। स्लिप सर्कल का ये जो ओ पॉइंट है ना, वो सेंटर पॉइंट। इस डायग्राम में क्या किया गया है, ओ पॉइंट कहाँ लिया गया है, ये वाला डायग्राम देखिए, ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, दिस डायग्राम मैंने स्टार मार्क कर दी। ये इस डायग्राम में ये जो स्लिप सर्कल का सेंटर पॉइंट है और रेडियस आर है, ओ को कैसे लिया गया है, ओ ये पी लाइन, पी और क्यू का ज्वाइनिंग लाइन पे, यहाँ कुछ क्यू है और यहाँ कहीं समथिंग समवेयर पी है। इस लाइन को क्रॉस करते हुए ही ये जो लाइन है, उस लाइन के ऊपर ही ओ को लिया गया है। और ओ को क्या किया गया है, ये जो टो है ना हमारा बी पॉइंट, वो टो से ज्वाइन कर दिया गया है। वो टो से इस डायग्राम में ज्वाइन कर दिया गया है। तो जो टो से जो डायग्राम में ज्वाइन करने के बाद इसको आर लिया गया है। अब इसको आर लेने के अलावा हमने यहाँ पे क्या किया, ओ को सेंटर मानते हुए और आर को रेडियस लेते हुए ये कर्व ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो कि डैम को ऐसे क्रॉस कर रहा है, डैम के डाउनस्ट्रीम पोर्शन को। ऐसे ही हमको स्लिप सर्कल का आर्क मिलता है। तो स्लिप सर्कल तो कैसे निकालते हैं, ये पूरा हमको जिस्ट मिल गया, इसका पूरा आइडिया हो गया। ठीक है ना, उसके बाद चलिए हम अब शुरू करते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल से, देखते हैं हमको ये स्लिप सर्कल समझ में आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वैल्यू स्लिप सर्कल मेथड से निकालने बोला है, ये देखिए, ये रहा हमारा स्लिप सर्कल मेथड। जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है ना, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, पिछले भी वीडियोस में हमने अप्रोक्सीमेट मेथड का जो ये वाला ही क्वेश्चन लिया था, ये इसकी गर्ग का क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को लेते हुए हम स्लिप सर्कल मेथड से भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो डाउनस्ट्रीम का स्टेबिलिटी एनालिसिस देख लेते हैं बाय स्लिप सर्कल मेथड। तो ये कैसे O1 मिला, पता चला ना, O1 कैसे मिला, ये क्यू का कोऑर्डिनेट निकला। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है 4.5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एच। वाई हो गया हमारा 22 और एक्स क्या हो गया, ये रहा 4.5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 99 मीटर और एच था हमारा 22। तो ये क्यू मिल गया हमारा। और पी कैसे मिलेगा, ये रहा अल्फा 1,
अल्फा 1 स्लोप का वैल्यू था ये 2:1, 2:1 के लिए अल्फा 1 था 25 डिग्री, अल्फा 2 था 35। तो अल्फा 2 अल्फा 1 ये जो टो के ऊपर प्रोटेक्टर रख के ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला लाइन। और फिर यहाँ से डैम का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको एक्सटेंड करके अल्फा 2 यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो इस पॉइंट में ये वाला पॉइंट पे मीट होगा ये हो गया पी। अब पी और क्यू को ज्वाइन करके इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद ये लाइन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो डैश लाइन है जहां पे ये ओ पे इंटरसेक्ट करेगा उतना हम रेडियस ले ले रहे हैं। अब ये ओ को सेंटर मानते हुए और ये हमारा बी पॉइंट यानी टो पॉइंट, ये इतना डिस्टेंस हो गया हमारा आर रेडियस। अब हम क्या करेंगे, ये स्लिप सर्कल ये कर्व को हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, और ये आर का वैल्यू फिर हम यहाँ पे स्केल रख के निकाल सकते हैं। O1 से B अगर हम ये पूरे कर्व को अगर हम किसी ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, अगर ये पूरे डायग्राम को किसी ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्राफ से हम O1 से B तक का वैल्यू स्केल से हम निकाल सकते हैं, जो कि होगा हमारा रेडियस आर। तो हमारा इससे रेडियस निकल जाएगा आर, स्लिप सर्कल का रेडियस। और O1 तो कैसे निकालना है, मैंने बोल दिया ना, पी और क्यू लाइन को एक्सटेंड करना है। और और बी, ये जो बी टो पॉइंट है यहाँ से भी एक डैश लाइन ड्रॉ करना है। ये पी और क्यू लाइन का एक्सटेंडेड पॉइंट को जहां पे जाके कट कर रहा है वो हो गया हमारा ओ पॉइंट। ओके, अब इतना कुछ मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद हमको क्या क्या स्टेप्स करने हैं। आप डायग्राम को गौर कर सकते हैं कि डायग्राम में दिया हुआ है हमारा ये जो स्लिप सर्कल मेथड है ना, ये जो फेरेटिक लाइन है ये रहा हमारा फेरेटिक लाइन, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये फेरेटिक लाइन के हमारा ऊपर ही है स्लिप सर्कल मेथड। यानी क्या है, ये जो स्लिप सर्कल आर्क है वो ड्राई पोर्शन में है, डैम के ड्राई पोर्शन है। तो जितना भी गामा लेंगे हम डेफिनेटली यूनिट वेट ऑफ डैम, तो वो क्या होगा, ड्राई ही लेंगे ना, ड्राई यूनिट वेट ऑफ डैम। अगर ये स्लिप सर्कल ऐसा होता, देखिए ऐसा होता, अगर ये थोड़ा सा पोर्शन क्या होता, मतलब फेरेटिक लाइन के नीचे होता, अगर ये ऐसा होता ऐसे, अगर ये टो पे ऐसे आके मिलता तो ये वाला पोर्शन क्या होता, फेरेटिक लाइन के नीचे। तब हम इसमें क्या करते, सबमर्ज्ड यूनिट वेट लेते है ना, सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ डैम। तो अभी हम क्या होगा, चूंकि फेरेटिक लाइन के ऊपर है तो हम ड्राई यूनिट वेट लेंगे। तो ये डिफरेंस पता चला कब ड्राई लेना है गामा और कब सबमर्ज्ड लेना है। फॉर्मूला सेम ही रहेगा जब जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ तो मेनली हम स्टेबिलिटी एनालिसिस कैसे निकालते हैं, पिछले भी सारे वीडियोस में जैसे कि हम स्टेबिलिटी एनालिसिस निकाल रहे थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल के। अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा एक सेफ वैल्यू के अंदर है तो हमारा डैम स्टेबल है, अदरवाइज अनसेफ। ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हमको क्या मैंने बोला ना, ये जो टी है, टी कंपोनेंट ये क्या होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। और ये जो एन कंपोनेंट होता है क्या होता है, ये नॉर्मल कंपोनेंट होता है। तो ये सारे वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि कुछ फॉर्मूला में हमको पुट करने का पड़ेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए, तो एन और टी निकालना पड़ेगा। सो चलिए, उसके पहले हम क्या करेंगे, अब मैंने तो पूरा जिस्ट बोल दिया। अब क्या होगा, हम जो ये स्लिप सर्कल का मेथड का जो ये स्लिप सर्कल मेथड से जो आर्क निकाल चुके हैं, ये आर्क मैंने ड्रॉ कर लिया, ये आर्क ए से बी तक के, ठीक है, ये आर्क स्लिप सर्कल आर्क। इसके बाद हमने क्या करेंगे कि ये जो स्लिप सर्कल आर्क है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो एक इंटरवल लेते हुए, चलिए हम इसका इंटरवल लेते हैं 5 मीटर ऑफ विड्थ। विड्थ जो होगा, विड्थ यानी क्या मैं दिखाऊंगी, ये जो दोनों के बीच में इंटरवल का डिफरेंस है, ये जो वन फर्स्ट स्लाइस और सेकंड स्लाइस का विड्थ कितना है, ये हो गया, चलिए 5 मीटर लेते हैं। ओके, सो 5 मीटर का अगर विड्थ हम लेते हैं तो इसको हम लोग फिर डिवाइड करेंगे। तो हम देखेंगे, आप करके देख सकते हैं, आप लोग करेंगे ग्राफ पेपर में करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो ग्राफ पेपर में करने के बाद हमको देखने को मिलेगा कि हमको 9 स्लाइसेस मिल रहे हैं। ये जो स्लिप सर्कल का जो कर्व है इसको हम 9 स्लाइसेस में डिवाइड कर रहे हैं। हम समझ पा रहे हैं कि ये जो डैम का जो स्लोप है, डाउनस्ट्रीम पोर्शन का स्लोप है, स्लोप के नीचे जो ये हमको कर्व मिला है, जो जिसका कि हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस निकाल रहे हैं, जिससे कि ये क्या है, जो हमारा फेलियर होने के चांस है ऐसे कर्व शेप में, है ना, ऐसे कर्व शेप में जो स्लाइड होने के चांसेस है अर्दन डैम का, उसको निकाल रहे हैं। तो उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कितने पार्ट्स में ना, 9 पार्ट्स में। अगर हम 5 मीटर का इंटरवल, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 5 मीटर का ही लेना है, आप 6 मीटर का भी ले सकते हैं, 7 मीटर का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 5 मीटर का लिया है। 5 मीटर में हम देख सकते हैं कि 1 से हमको टोटल इक्वल 9
नॉट होक हमको स्लाइसेस मिल जा रहे हैं, बट नेसेसरी नहीं है कि नॉट होक स्लाइस ही हमारा इक्वल विड्थ का हो। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो लास्ट के पहले तक के है वो 5 मीटर इंटरवल तो हुआ, लेकिन जो लास्ट स्लाइड है दिख रहा है कि 5 मीटर का इंटरवल नहीं हुआ, मतलब इसका विड्थ कितना हो गया, शायद छोटा हो गया, 4 मीटर हो गया, या फिर थोड़ा बड़ा हो गया, लास्ट का 6 मीटर हो गया, ऐसा हो ही सकता है। उसके लिए कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके लिए एक कैलकुलेशन होता है, जस्ट हम लोग को ये जो एन और टी होता है ना, जो कॉस्ट कंपोनेंट, ये जो वेट का जो कंपोनेंट है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है और कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग बेसिकली अब एन डायग्राम देख लेते हैं। ओके, एन डायग्राम यानी क्या, ये जो नॉर्मल कंपोनेंट का नॉर्मल कंपोनेंट वेट का जो नॉर्मल कंपोनेंट निकालने का डायग्राम है। एन डायग्राम देख लेते हैं। क्यों हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों, क्योंकि हम लोग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मैं लिखना चाहती हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है C/AB, आर्क AB प्लस summation of n minus summation of u tan phi divided by समेशन ऑफ टी। तो ये समझ में आ गया, टी क्या हो गया, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट टोटल। समेशन क्यों बोला है, हर एक स्लाइस को, स्लाइस 1 से लेकर स्लाइस 9 तक का, जब हम हर एक स्लाइस का टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्या, किसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, वेट का टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल रहे, तो हर एक स्लाइस का वेट का, ये रहा W1, ये रहा W2, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ये मैं ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ इस डायग्राम में, ये वाला डायग्राम, ये वाला फर्स्ट वाला एकदम डायग्राम। ये जो वेट है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस के डिफरेंट डिफरेंट वेट, इस सारे का ये रहा टेंजेंशियल कंपोनेंट एन और टी। ओके, टेंजेंशियल कंपोनेंट टी, नॉर्मल कंपोनेंट एन। चलिए, तो हमारा मैंने बोला था इस डायरेक्शन में ले रहे, तो एन यहाँ पे पॉजिटिव, टी यहाँ पे पॉजिटिव, इसका अगर ऑपोजिट साइड बन जाता है, अगर एन हमारा ऊपर एक्ट कर रहा है ऐसा, और अगर टी ऐसा एक्ट करेगा, तो डेफिनेटली उसको फिर हम नेगेटिव कंपोनेंट लेंगे एन और टी का। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा वेट सब डाउनवर्ड है, सेंटर ओके सब लेफ्ट साइड में है, सेंटर ओके, ये जो सेंटर है स्लाइस स्लिप सर्कल का सब लेफ्ट साइड में है, और डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है, तो ये सारे ऐसे ही है कंपोनेंट, ये टी और एन पॉजिटिव कंपोनेंट है। ओके, चलिए, सो तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी में देखते हैं, हमको एन चाहिए, समेशन ऑफ एन चाहिए, समेशन ऑफ टी चाहिए, तो एन और टी निकालने के लिए, और ये समेशन ऑफ यू क्या होता है, समेशन ऑफ यू होता है पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ इस केस पे, इस केस में चूंकि हमारा स्लिप सर्कल मेथड, ये जो सीपेज लाइन है, फेरेटिक लाइन है, फेरेटिक लाइन, ये जो फेरेटिक लाइन है ना, फेरेटिक लाइन के चूंकि ऊपर है हमारा स्लिप सर्कल मेथड, इसलिए हमारा पोर वाटर प्रेशर होगा 0। और अगर हमारा फेरेटिक लाइन, मैंने कुछ देर पहले जैसे बोला, फेरेटिक लाइन अगर कुछ पोर्शन अगर नीचे आ गया, स्लिप सर्कल मेथड, सॉरी स्लिप सर्कल अगर हमारा फेरेटिक लाइन के कुछ पोर्शन नीचे आ गया, तो जितना भी पोर्शन नीचे होगा ना, ये वाला पोर्शन, जितना भी पोर्शन फेरेटिक लाइन के नीचे होगा, इस पोर्शन से हमारा पोर वाटर प्रेशर अप्लाई होगा, तो जितना भी यू होगा, फिर समेशन ऑफ यू उस केस में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर अभी इस केस में हमारा क्या है, फेरेटिक लाइन से चूंकि ऊपर है हमारा स्लिप सर्कल, इसलिए हमारा जो समेशन ऑफ यू होगा वो होगा 0। सो हियर हेंस, तो हियर हमारे समेशन ऑफ यू क्या होता है, यू क्या है, माने पोर पोर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर क्या है हियर, 0। ओके, चलिए, तो अब हम एन डायग्राम एन और टी निकालते हैं। एन और टी कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको एक डायग्राम देखना पड़ेगा एन और टी निकालने के लिए। ये रहा हमारा डायग्राम एन, ये होता है एन डायग्राम, ये होता है टी डायग्राम। ये समझ में आ रहा है ना, y1 y2 y3, ये रहा, ये देखिए y1 y2 ये रहा, ये हो गया y1, ये जो डेप्थ है, ये हो गया y1, ये हो गया y2। मैं मार्क कर रही हूँ। ओके, मैं मार्क कर रही हूँ, चलिए ग्रीन कलर के हाइलाइटर से मार्क कर देती हूँ, या फिर ये ऑयल पेस्टल लाइक कलर से, ये हो गया y3, ये हो गया y4, ये हो गया y5, ऐसे करके ये जो डेप्थ है ना, हर एक स्लाइस का डेप्थ, ये सारे को y1 y2 ये शो कर रहा है। ठीक है, सो y1 डेप्थ के लिए कितना, y1 कितना है 2.5, y2 कितना निकला, कैलकुलेट करने के बाद इसको हम मेजर कर सकते हैं स्लिप सर्कल का, यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं ना अगर ग्राफ में प्लॉट किए तो। ओके, स्केल की सहायता से। सो यहाँ पे ये हो गया टोटल y8 तक के 4.5। ओके, एक कम मिलेगा ना हाइट, क्योंकि क्या क्या है,
फर्स्ट और ये बी पॉइंट, फर्स्ट का और लास्ट का ये ए पॉइंट, ये क्या है, दोनों पॉइंट है, तो बीच में कितने लाइन है, गिन गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमको 8 ठो कितना मिल रहा है, वाई डेप्थ मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा वाई। तो चलिए अब इसके बाद एरिया, एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब टोटल एन समेशन ऑफ एन। सो एरिया ऑफ एन डायग्राम, डायग्राम से हम समेशन ऑफ एन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ एन डायग्राम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ना, ये क्या होता है, मैंने क्या बोला, ये डब्ल्यू का वेट का क्या कंपोनेंट होता है, नॉर्मल कंपोनेंट होता है। तो ये क्या होगा, डब्ल्यू का कितना होगा, डब्ल्यू कॉस थीटा। ओके, थीटा क्या होगा, ये वाला होता है थीटा, मैं मार्क करूंगी, ये रहा थीटा, ये हो गया थीटा, ये होता है थीटा। ओके, ये वाला एंगल होता है थीटा, ये मैंने मार्क किया, ये वाला एंगल हो गया थीटा, ये है थीटा। ये यानी टो का, ये जो फाउंडेशन से टो का ये जो स्लोप उठा है ना, ये टो डाउनस्ट्रीम का स्लोप है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये होता है थीटा, है ना। सो ये डब्ल्यू कॉस थीटा, तो डब्ल्यू कॉस थीटा कितना होगा, डब्ल्यू कॉस थीटा, चलिए, सो डब्ल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू कॉस थीटा इंटू, ये डब्ल्यू कॉस थीटा कंपोनेंट होता है एन का, तो ये डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू निकालने के लिए इसको हम लिखते हैं पी गामा डी कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। थीटा यानी ये यही वाली, इसी को बोल रहे हैं अल्फा, थीटा बोल लीजिए या फिर अल्फा बोल लीजिए। ओके, सो ये हो गया अल्फा, सो इज इक्वल टू बी गामा डी कॉस अल्फा इंटू इंटू इंटू, क्या होता है डब्ल्यू, क्या होता है डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, हम लोग जानते हैं ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम, ये होता है ना। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू, स्पेसिफिक यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वेट क्या होगा, स्पेसिफिक यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, यही तो होगा वेट। सो बी इंटू गामा डी, तो इंटू 1 पर यूनिट लेंथ के टाइम के लिए तो निकाल रहे हैं हम, इंटू क्या होगा, ये जो टोटल वाई है, ये वाला डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस वाई, टोटल स्लिट सर्कल का डिस्टेंस है, टोटल इस वाई को प्लस करेंगे, समेशन करेंगे, ये रहा, देखिए डायग्राम में, ये जो टोटल वाई को प्लस करने के बाद y1 y2 y3, ये हो गया 45.5। ओके, तो इसको हम लोग निकालते हैं, ये क्या होता है 45.5 इंटू 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, बी यानी क्या होता है, बी यानी होता है ये जो हमने विड्थ लिया, ये पर स्लाइसेस का ये विड्थ, ये हो गया बी हमारा। ओके, पर स्लाइसेस का इक्वल विड्थ हमने 5 मीटर लिया है यहाँ, तो ये हो गया 5 इंटू गामा डी कितना है, मैंने बोला ड्राई यूनिट वेट लेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में देख लेते हैं ड्राई यूनिट वेट कितना दिया हुआ है, ड्राई वेट ऑफ सॉइल इन द डैम 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। चलिए, तो ये हो गया 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हो गया 18 इंटू गामा डी कितना हो गया, गामा डी हो गया, उसके बाद कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, डायग्राम में जाइए, अब इसके बाद मिलेगा, ये रहा हमारा कॉल अल्फा। तो कॉस, कॉस क्या होता है, बेस, ये वाला हो गया हमारा बेस, बेस कितना है, ये वाला होता है बेस 44, देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, ये इस डायग्राम में जाएंगे तो ये देखिए, ये रहा डाउनस्ट्रीम का ये वाला 44, ये मार्किंग है, मैं सर्कल कर रही हूँ इसको 44 मीटर, और ये हाइपोटेनस कितना हो गया, मतलब डाउनस्ट्रीम का स्लोप कितना होता है, माने कितना हुआ था, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हाइट है 22 और बेस है 44, तो ये वाला कितना होगा, सो अंडर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम, प्लस 44 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितना, कॉस अल्फा ये है अल्फा डाउनस्ट्रीम स्लोप, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 44 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 22 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर। तो चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगा, 44 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 22 स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 3663
किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल जो समेशन ऑफ यू चाहिए था ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये मिल गया हमारा टोटल एन की वैल्यू समेशन ऑफ यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, सब समेशन ऑफ एन, सॉरी यू तो समेशन ऑफ यू तो पोर वाटर प्रेशर 0 है यहाँ। चलिए उसके बाद हम टी डायग्राम का भी वैसे ही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्री डायग्राम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ टी डायग्राम, एरिया ऑफ टी डायग्राम निकालेंगे वैसे ही सेम फॉर्मूला। इसका क्या होता है, डब्ल्यू साइन ऑफ वो कॉस कंपोनेंट होता है, ये वाला होता है डब्ल्यू कॉस अल्फा, कॉस कंपोनेंट होता है, और ये होता है डब्ल्यू साइन अल्फा। चलिए तो इसको हम लोग निकालते हैं। सिमिलर प्रोसेस, इसका क्या होगा, ये टोटल ये सब गामा ये है 45.5 इंटू पर यूनिट लेंथ के लिए 1, उसके बाद फिर बी कितना है 5 मीटर लेंथ विड्थ है ना। हर एक का इंटरवल, हर एक का इंटरवल कितना है, ये वाला हर एक का इंटरवल इक्वली स्पेस 5 मीटर। उसके बाद ये हमने लिया ना विड्थ 5 मीटर का, ये यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद क्या है, इनटू, इनटू क्या है गामा डी डाई यूनिट वेट इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होगा, डायग्राम में चले जाते हैं। साइन, साइन क्या है, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, ये एच है, परपेंडिकुलर 22 मीटर, ये रहा 22 मीटर। चलिए सो 22 बाई अंडर रूट ऑफ 22 स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर। ओके, सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू निकलता है 1831 किलो न्यूटन। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और समेशन ऑफ यू तो मैंने पहले ही बोला 0। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए और क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। समेशन ऑफ एन, मैं अब मार्क करूंगी क्या क्या वैल्यू निकल गया। ये समेशन ऑफ एन निकल गया, समेशन ऑफ टी निकल गया, 10 फाइव, फाइव की वैल्यू तो हम क्वेश्चन में जानते हैं ना। फाइव की वैल्यू कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्वेश्चन पे। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ये रहा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इन द डैम कितना है 25 डिग्री। सो 10 कितना होगा 10 25 डिग्री। ओके चलिए फाइव का वैल्यू भी हमको पता है। ओके सो यहाँ पे सी कोहेशन कितना है, कोहेशन ऑफ डैम ये भी देख लेते हैं। कोहेशन ऑफ सॉइल ये रहा, कोहेशन ऑफ सॉइल इन डैम 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो ये रहा सी, सी का भी वैल्यू पता है। अब सिर्फ चाहिए हमको क्या, ए बी, ये जो आर्क का वैल्यू है, ये जो आर्च है ना, ये रहा ए पॉइंट मार्क है ए और बी, ये जो आर्क का वैल्यू है ए बी निकालना है। तो आर्क कैसे निकालते हैं, आर्क का लेंथ कैसे निकालते हैं, अब वो निकाल सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, कभी कभी हमको ये कंफ्यूजन होता है कि सी कोहेशन का तो यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इनटू आर्क का यूनिट कितना होगा मीटर में होगा, है ना, आर्क का लेंथ, सॉरी लेंथ, प्लस ये जो समेशन एन समेशन यू 10 फाइव तो यूनिटलेस होता है, इसका यूनिट आ रहा है प्लस किलो न्यूटन में, डिवाइडेड बाई किलो न्यूटन में हो रहा है। तो मैम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिर कैसे, क्योंकि मीटर मीटर तो यहाँ कट गया, यहाँ तो नीचे मीटर स्क्वायर हो गया, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो न्यूटन को तो प्लस नहीं कर सकते। तो ये सब हम नहीं सोचना, इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डिराइव्ड फॉर्मूला है। यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटू वन पर यूनिट लेंथ, कुछ तो यहाँ इंटू वन, या फिर कुछ उन्होंने डेटा ऐसा एज्यूम किया है जिसकी वजह से ये वाला फॉर्मूला निकल के आया है। ये एक फॉर्मूला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसमें हम यूनिट मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा कि ये वाला सी का यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और ए बी इंटू मीटर, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ कैसे समेशन ऑफ एन का यूनिट है किलो न्यूटन, उसको हम कैसे प्लस कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई किलो न्यूटन कैसे कर रहे हैं। तो ये सब हमको यूनिट में यहाँ, क्योंकि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला ही दिया गया है, तो हमको यहाँ पे कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पे हमको पुट करना है। ओके, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो चलिए हम निकालते हैं अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी को निकालने के लिए आर्क ए बी का लेंथ। तो आर्क ए बी का लेंथ निकालेंगे। ए बी का लेंथ कैसे निकलता है, आर्क का लेंथ क्या था, क्या होता है 2 पाई आर, सेक्टर, ये आर्क है एक सेक्टर के जैसा, 2 पाई आर, आर है रेडियस, डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा। ठीक है, थीटा, थीटा एंगल के लिए 360 के लिए कैसे निकलता है, 360 एंगल के लिए क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, लेंथ क्या तो होता है 2 पाई आर, 360, टोटल सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का, 360 के लिए टोटल लेंथ ऑफ सर्कल 2 पाई आर। सो अब थीटा आर्क के लिए ये ऐसे थीटा बना रहा है ना यहाँ बीच में, तो थीटा के लिए ये वाला लेंथ कितना होगा, सो थीटा के लिए क्या होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा, वही किया गया है यहाँ। उसी को वहां से हम आर्क का लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, ये रफ है। ओके चलिए, सो आर्क का हमारा लेंथ निकलता है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो 2 पाई, हम लिखते हैं यार 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर, आर कितना, आर हम कैलकुलेट करेंगे। ओके,
आर अगर मैंने बोला ना, ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो आर का वैल्यू, आर हम इजीली स्केल से निकाल सकते हैं, तो आर का वैल्यू निकलता है यहाँ से। आप अगर कैलकुलेट करके या फिर मेजर करके देखेंगे तो आर का वैल्यू निकलता है 53 पॉइंट, आर का वैल्यू निकल रहा है इस केस में 53.5 मीटर। ओके, और ये जो थीटा है ना, थीटा का वैल्यू भी निकलता है, ये जो थीटा है। ओके, यहाँ पे आप अल्फा ही लीजिएगा डाउनस्ट्रीम का स्लोप, क्योंकि थीटा तो ये है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। मैं इसको मार्क करूंगी, ये थीटा इसको लिए है हमने। थीटा यानी जो स्लिप सर्कल का जो सेंटर है वो कितना एंगल बना रहा है, ये स्लिप सर्कल के आर्क आर्क जो है वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये स्लिप सर्कल का आर्क है ये भी। तो चलिए, ये थीटा कितना निकलता है, थीटा को अगर प्रोटेक्टर की सहारा से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल रहा है 58 डिग्री। ठीक है, इसको आप सब ग्राफ पेपर में प्लॉट करके मैंने प्रोसेस बता दिया कि कैसे कैसे स्लिप सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है, कैसे कैसे क्यू पॉइंट फाउंड आउट करना है, या फिर कैसे कैसे पी पॉइंट फाउंड आउट करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 कैसे देखना है। तो ये सबको आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, तो उससे आपको एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकल रहा है, 58 डिग्री 53.5 डिग्री रेडियस कैसे निकल रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट ग्राफ में क्या है, स्केल से हम मेजर कर ले रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद 2 पाई इंटू आर कितना है 53.5 डिवाइडेड बाई 360, थीटा कितना निकल रहा है 58। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ए बी का वैल्यू निकल रहा है 54 मीटर। ओके, ए बी आर। अब चलिए फैक्टर ऑफ सेफ एफ एस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको हम लोग पुट करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, सी ए बी आर प्लस समेशन ऑफ एन माइनस समेशन ऑफ यू टेन फाइव डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ टी। तो हमारा सी का वैल्यू तो क्वेश्चन पे दिया हुआ है 24, इंटू आर का वैल्यू निकला 54, प्लस समेशन ऑफ एन कितना निकला, समेशन ऑफ एन निकला ये रहा 3663। सो 3663, और समेशन यू तो जीरो होता है, इंटू 10 फाइव, 10 थीटा नहीं 10 फाइव है ये। 10 फाइव का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में देख लेते हैं। 10 फाइव का वैल्यू है ये 25 डिग्री, ये मैं मार्क करी 25, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इन डैम 25 डिग्री। सो 10 फाइव की वैल्यू हम पुट करेंगे 25 डिग्री डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ टी कितना निकला है, समेशन ऑफ टी निकला है 1831 किलो न्यूटन। सो 1831, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलेगा 1.64। चूंकि ग्रेटर होता है जो परमिसिबल, मतलब जो मिनिमम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए वो होता है 1.5। सो हेंस 1.5 से चूंकि ज्यादा है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हेंस हमारा जो स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग डाउनस्ट्रीम का जो फेरेटिक लाइन के ऊपर जो स्लिप सर्कल मेथड, अगर उसमें स्लाइसेस वैसे वो उस पोर्शन का अगर स्टेबिलिटी एनालिसिस देखते हैं, फेरेटिक लाइन के ऊपर का जो पोर्शन है हमारा डैम का, अर्दन डैम का, वो रहता है सेफ। ओके, स्लाइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्लिप सर्कल के अकॉर्डिंग ये पोर्शन क्या होता है, सेफ। ओके, ऐसे ही हम किसके लिए निकाल सकते हैं, अपस्ट्रीम पोर्शन के लिए भी निकाल सकते हैं। फेरेटिक लाइन होता है अपस्ट्रीम पोर्शन का, सॉरी स्लिप सर्कल मेथड का, ये रहा पी और क्यू वैसे ही निकालेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 जो भी स्लोप दिया रहेगा उसके, सेम हम अपस्ट्रीम के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, चलिए अब ये इतना निकल गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है, आज मैंने बोला कि डाउन फेरेटिक लाइन के ऊपर अगर हमारा जो स्लिप सर्कल है वो सबमर्ज नहीं है, तो अब हम फेरेटिक लाइन से कुछ थोड़ा सा नीचे अगर कुछ पोर्शन, ये जो स्लिप सर्कल का फेरेटिक लाइन से नीचे सबमर्ज्ड है तो वो केस 2 है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही था वीडियो। और इस आप लोग सब लोग को मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त से, या फिर अपने फ्रेंड, अपने जितने भी क्लासमेट हैं उनके साथ, जिससे कि उनको भी हेल्प हो और मुझे भी ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस जल्द से जल्द लाने के लिए। ओके, सो थैंक यू। और ये कुछ है मेरे रेफरेंसेस, और प्लीज डू वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।